डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल। मेरे प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योर सेल्फ एंड टेस्ट योर कैपेसिटीज, टेस्ट योर एबिलिटीज एंड पावर्स। अब ऐसा समय आ चुका है कि हमें अपनी क्षमताओं को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हमने आपको सिंटैक्स से संबंधित 41 रूल्स की चर्चा की थी। आज उन 41 रूल्स की सहायता से हम इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि अब तक आपने उन वीडियोज़ को ना देखा हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिनमें हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स की चर्चा की है। नाउ लेट्स स्टार्ट दी प्रैक्टिस सेट। अब हम इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द रिसोर्सेस वाज डिवाइडेड बेस्ड ऑन इट्स एक्सपर्टीज। यहाँ आप ध्यान देंगे, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको ये देखना है मिस्टेक्स कहाँ पे हैं, गलती कहाँ पे है, ये आपको ढूंढना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह की सेंटेंसेज में आपको वेरी केयरफुली रीड करना होता है और समझना होता है, तभी आप आंसर्स को ढूंढ पाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, द रिसोर्स वर डिवाइडेड बेस्ड ऑन दियर एक्सपर्टीज। नेक्स्ट, the resources were divided based on its expertise. The resources was divided based on their expertise. The resources were divided based on their expertise. यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपको ढूंढना है इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है। मैं आपको जनरली बात करता हूँ यदि, तो आप ध्यान दें, यहाँ रिसोर्सेस के साथ इट्स का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात ये जो रिसोर्सेस है ये प्लूरल में है, अर्थात इनके साथ दियर का यूज होना चाहिए था। अर्थात ऐसा ऑप्शन सिर्फ आपके पास एक नज़र आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी, द रिसोर्सेस वर डिवाइडेड बेस्ड ऑन दियर एक्सपर्टीज। दूसरी बात आपको ये भी देखना था, यहाँ जो वाज का इस्तेमाल हुआ है ये सिंगुलर में हुआ है, जबकि रिसोर्सेस प्लूरल में यूज हो रहा है, अर्थात रिसोर्सेस के बाद वर का इस्तेमाल होना चाहिए, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में किया गया है। साथ ही साथ यहाँ इट्स के स्थान पर दियर का यूज होना चाहिए, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। अर्थात इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टोटल 22 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि सिंटैक्स पर आधारित होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ईच ऑफ द प्लेयर परफॉर्म वेल इन द मैच। अब आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस को ध्यान दें और आपको ढूंढना है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में मिस्टेक कहाँ पे है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको हमने बताया था इससे पहले, जब कभी भी ईच ऑफ का इस्तेमाल होता है तो ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होता है, प्लूरल नाउन का इस्तेमाल होता है। इट इज़ द रूल, ऐसा नियम है। अर्थात अब आपको देखना है कि ईच ऑफ के बाद प्लूरल फॉर्म में कहाँ पे यूज हुआ। ईच ऑफ द प्लेयर्स, ईच ऑफ द प्लेयर्स, ये आपके पास 2 ऑप्शंस हो गए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी। अब आपको देखना होगा इन दोनों में से राइट ऑप्शन कौन सा है। यहाँ मेरे बच्चों ध्यान दें, परफॉर्म्ड का यूज हुआ है, बट यहाँ किसी न किसी, जैसे ही आप इसे चेंज करेंगे आपको ध्यान देना होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होना चाहिए। अब आप यहाँ ध्यान दें, ईच ऑफ प्लेयर्स वर परफॉर्मिंग वेल इन द मैच, इस तरह का सेंटेंस जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ये वर जो वर्ड है इसके बाद आपको परफॉर्मिंग का यूज दिख रहा है, अर्थात इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है
माफ़ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसका कारण क्या है कि यहाँ पे प्लेयर के साथ प्लेयर्स यूज, अर्थात प्लेयर के जगह पे प्लेयर्स का यूज होना चाहिए और बाकी सारी चीज़ें रेस्ट सही हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आई एम इल फॉर 2 days। अब आप यहाँ ध्यान दें, इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको मिस्टेक्स ढूंढने हैं। आई एम इल फॉर 2 days। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब ध्यान दें, आप जब कभी भी इस तरह की सेंटेंस आप किसी भी एप्लीकेशन में लिखते होंगे तो आपने लिखा होगा आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट 2 days या फॉर 3 days, ऐसे आप लिखते हैं, अर्थात हैव बीन का इस्तेमाल होना चाहिए था यहाँ पे, आई हैव बीन इल फॉर 2 days। इसका वन मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, एक और भी महत्वपूर्ण बात आपको हम बता दें, जब कभी भी एम का इस्तेमाल होता है तो जनरली उसके साथ टाइमिंग की बात नहीं होती है। अर्थात यहाँ आप ध्यान दें, इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे एम के साथ 2 days की बात की जा रही है, जो कि रॉन्ग है। अर्थात हमें देखना होगा कि इस तरह की सेंटेंस का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले फॉर्म में होता है, अर्थात यहाँ पे हैव बीन आई एम के स्थान पे अगर यदि आप यूज करते हैं तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ सीट्स इन द मेडिकल कॉलेज हैव बीन डबल्ड। अभी मैंने कल ही इस पर्टिकुलर रूल की चर्चा की थी मेरे प्रिय विद्यार्थियों। द नंबर ऑफ, जैसे ही द का यूज होता है नंबर के पहले, वो सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, अर्थात यहाँ पे हैव के जगह पे हैज का इस्तेमाल होना चाहिए। अब आपको देखना होगा इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हैज का इस्तेमाल कहाँ पर हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, द नंबर ऑफ सीट्स इन द मेडिकल कॉलेज हैज बीन डबल्ड, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। द जेलसी इज बैड। यहाँ आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 5, द जेलसी इज बैड। यहाँ ध्यान देना है आपको, ये चूंकि एक जो जेलसी वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और इसके साथ द का इस्तेमाल नहीं हो सकता, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 4 miles आर नॉट वेरी फार, यू कैन वॉक टू द स्टोर। यहाँ आप ध्यान दें, 4 miles, जैसे ही माइल्स के पहले किसी डिजिट का इस्तेमाल होता है ये सिंगुलर वर्ब को फॉलो करता है, अर्थात यहाँ पे आर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इज का इस्तेमाल होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 4 miles इज नॉट वेरी फार, यू कैन वॉक टू द स्टोर। ये सभी रूल्स की चर्चा हमने अपने सिंटेक्स वाले पार्ट में किया है, आप उस पार्ट को जरूर देखें और उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट को यदि आप करते हैं, आई होप कि आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ही प्रिवेंटेड मी टू डू इट, यहाँ पे आप ध्यान दें, इस सेंटेंस में आपको मिस्टेक ढूंढने हैं। ही प्रिवेंटेड मी टू डू दिस, इस तरह के सेंटेंस में अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ही प्रिवेंट्स मी टू डू इट, ही प्रिवेंटेड बाय माई डूइंग इट, he prevents himself from doing it, he prevented me from doing it। अब आप यहाँ ध्यान दें, मी के बाद जब प्रिवेंट का यूज होता है तो ये फ्रॉम प्लस आईएनजी लेके चलता है। आप ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप डायरेक्टली की नोट्स पर आप ध्यान दें, जो कीवर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ आप इसे यदि दिमाग में सेट कर पाएंगे तो आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। प्रिवेंटेड के बाद फ्रॉम के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ही आपको दिख रहा है। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मोमेंट शी विल एंटर द रूम वी विल स्टार्ट सिंगिंग द बर्थडे सॉन्ग। द मोमेंट शी विल एंटर द रूम वी विल स्टार्ट सिंगिंग द बर्थडे सॉन्ग। अब यहाँ आपको देखना है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एरर कहाँ पर है मेरे प्रिय विद्यार्थियों।
आप ध्यान दें, यहाँ पे द मोमेंट शी विल एंटर द रूम, इस तरह का अगर कभी भी आपको कोई सेंटेंस मिलता है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टाइप के सेंटेंस हैं, यहाँ पे यदि फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज हुआ है तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होना चाहिए। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। अर्थात द मोमेंट शी एंटर्स द रूम वी विल स्टार्ट सिंगिंग द बर्थडे सॉन्ग। यहाँ पे जो विल इंटर का यूज हुआ था, यहाँ पे आपको इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एंटर्स यूज करना है और ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्वेश्चन दिया गया, व्हेन आई अराइव्ड एट होम देन माई ब्रदर वाज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। अब आप यहाँ ध्यान दें, इस पर्टिकुलर सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टाइप का स्ट्रक्चर है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, व्हेन आई अराइव्ड एट होम माई ब्रदर वाज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स। यहाँ ध्यान दें आप, इस तरह की सेंटेंस में जब कॉमा का यूज होता है तो देन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अर्थात जैसे ही आप इस देन को रिमूव करेंगे यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात व्हेन आई अराइव्ड एट होम माई ब्रदर वाज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, इट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द रिनाउंड बिरलाज फैमिली इज डिवाइडेड ऑन द प्रॉपर्टी। ये रिनाउंड बिरला फैमिली अर्थात जो ये प्रसिद्ध बिरला का जो परिवार है वो प्रॉपर्टी में डिवाइडेड हो चुकी है, अर्थात उनके प्रॉपर्टीज बढ़ चुके हैं। अब यहाँ आपको देखना है कि मिस्टेक्स कहाँ पे है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप ध्यान दें, द रिनाउंड बिरला फैमिली इज डिवाइडेड ऑन द प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे जो बिरला है ये कोई लिविंग नहीं है, यानी किसी पर्सन के साथ अपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल तो होता है, बाकी चीज़ों के साथ अपस्ट्रॉफी का यूज नहीं किया जा सकता। अर्थात यहाँ सिर्फ आप बिरला के बाद जो यहाँ अपस्ट्रॉफी का यूज हुआ है उससे रिमूव कर दें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात द रिनाउंड बिरला फैमिली इज डिवाइडेड ऑन द प्रॉपर्टी, इट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। द कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेज आर वेरी बैड। यहाँ आपको ध्यान देना है, इसकी चर्चा हमने अपने वीडियो में की थी और सेम यही एग्जाम्पल भी हमने दिया था। द कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेज आर वेरी गुड। इस तरह की सेंटेंस में आपको देखना है जो फर्स्ट प्रेपोजिशन है उसके ठीक पहले जो नाउन या जो सब्जेक्ट यूज हुआ है वो कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यदि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। अर्थात द कंडीशन के लिए यहाँ पे आर का यूज किया गया जो कि गलत है। अर्थात जो आंसर होगा वो इज के साथ राइट आंसर होगा। अर्थात आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आप इसे ध्यान दें। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। द कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेज वर वेरी बैड, इट इज इनकरेक्ट। The conditions of the people living in the village is very bad, it is also incorrect because आपको जो क्वेश्चन मिला है वहाँ कंडीशन है न कि कंडीशंस है। से ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। द कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेज हैव बीन वेरी बैड, इट इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज हैव बीन का यूज हुआ ही नहीं था। ऑप्शन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। द कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेज इज वेरी बैड, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मून डिडंट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज इन द रेनी सीजन। आप यहाँ ध्यान दें, ये क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। अब आप इन ऑप्शंस पे विचार करें। मून विल नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज इन द रेनी सीजन। The moon didn't appear in the sky for several days in the rainy season। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको ज्ञात होगा कि जो भी यूनिक थिंग होती हैं उनके साथ डेफिनिट आर्टिकल द का यूज होता है। अर्थात मून के पहले यदि द का इस्तेमाल होता है तो ये राइट आंसर होगा।
अर्थात ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी आपके पास दो ऑप्शन हो गए। अब हम दोनों ऑप्शंस को एक एक करके कंपैरिजन करने का प्रयास करेंगे। द मून हैव नॉट अपीयर्ड इन द स्काई, हैव नॉट ऐसा तो सेंटेंस आपके पास था ही नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आई हैव कम एट दिल्ली अ मंथ अगो। अब आप यहाँ ध्यान देंगे इस पर्टिकुलर सेंटेंस का यदि आप राइट आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको ज्ञात होगा आई हैव कम एट दिल्ली अ मंथ अगो। ये चूंकि यहाँ पे अगो का इस्तेमाल हुआ है, अर्थात पहले की बात की जा रही है, टाइम बीत चुका है, अर्थात यहाँ पे जो हैव का इस्तेमाल हुआ है यही आपका रॉन्ग है। अर्थात आई हैड कम एट दिल्ली अ मंथ एगो, इट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, या आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। आप ध्यान दें, ये दो तरह से हो सकते हैं। आप यहाँ ध्यान दें अगर, तो आपको यह आभास होगा कि यहाँ पे अगो का जो इस्तेमाल हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट की लाइन है, अर्थात आई केम टू दिल्ली अ मंथ एगो। इट इज़ द करेक्ट आंसर, इट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। यदि आप इसे आई हैड कम एट दिल्ली अ मंथ एगो में चेंज करते हैं तो ये जो आंसर होगा ये आंसर आपका रॉन्ग आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 13 का जो ऑप्शन सी है इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योर हार्स एंड माइन इज बोथ एट द डोर। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आप ध्यान दें, योर हार्स तुम्हारा घोड़ा एंड माइन और मेरा इज बोथ एट द डोर। अब आपको ढूंढना है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में मिस्टेक्स कहाँ पर की गई है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको ज्ञात है कि जब कभी भी एंड की सहायता से दो सब्जेक्ट ऐड होते हैं तो उनके साथ आने वाला वर्ब प्लूरल होता है, अर्थात योर हार्स एंड माइन आर बोथ एट द डोर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। द एम्प्लॉइज ऑफ दिस कंपनी डिमांड हायर सैलरीज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपको मिस्टेक्स ढूंढने हैं, आपको गलती ढूंढनी है। गलती कहाँ पे है ये आपको बताना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आप ध्यान दें, द एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी डिमांड, ये जो वर्ड है इसके बाद आपको ध्यान देना है, चूँकि यहाँ पे एक टाइमिंग की बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम का सेंस है, इस कंडीशन में ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए था, अर्थात जहाँ पे डिमांड का यूज हुआ है यहाँ पे हैव बीन डिमांडिंग का अगर आप यूज कर दें तो ये सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, द एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी हैव बीन डिमांडिंग हायर सैलरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये जो आंसर है आपका इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द कैब वुड हैव स्टार्टेड ऑन टाइम शी वुड हैव रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि कैब टाइम से स्टार्ट हुआ होता तो वो टाइम से ऑफिस पहुँच चुका होता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप धैर्य के साथ बने रहें। टोटल 22 क्वेश्चंस की चर्चा हम इस पर्टिकुलर वीडियो में करेंगे। नंबर अब आपको देखना है कि इनमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है। इफ़ द कैब हैड स्टार्टेड ऑन टाइम शी वुड हैव रीच्ड ऑफिस ऑन टाइम। If the cab would have started on time, she had reached office on time. If the cab would have started on time, she would have reached office on time. If the cab would have started on time, she have reached office. ये आपके पास 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए को यदि आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ है इफ़ द कैब हैड स्टार्टेड ऑन टाइम। हम आपको बता दें इस तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में, इस तरह की जो सेंटेंसेज आती हैं, चूँकि यहाँ हैड है तो इनके साथ वुड हैव का इस्तेमाल होगा, अर्थात ये ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ही ऑलवेज गिव्स मी अ वैल्यूएबल एडवाइस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान दें, ये जो एडवाइस वर्ड है इसके साथ किसी भी
आर्टिकल का यूज नहीं होता, अर्थात ये ए का ऑप्शन जो ए दिख रहा है ये जहाँ नहीं होगा वही आपका राइट आंसर होगा, अर्थात ही ऑलवेज गिव्स मी वैल्यूएबल एडवाइस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑनर एंड द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री कम हियर। यहाँ ध्यान दें आप, द ऑनर एंड द मैनेजर, ये जो दो शब्द हैं, यहाँ आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, आपको जो जान लेना चाहिए, कभी भी नाउन के पहले यदि द यूज हुआ हो और एंड के साथ फिर से कोई नाउन यूज हुआ हो और उसके पहले यदि द का यूज हुआ हो तो वो प्लूरल कंसीडर किए जाते हैं। बट ऐसी कंडीशन में चूंकि यहाँ सिंगल द का यूज हुआ है, द ऑनर एंड मैनेजर, अर्थात इस जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री का ऑनर और मैनेजर एक ही व्यक्ति है, ऐसे कंडीशन में यहाँ जो कम का इस्तेमाल हुआ है वो प्लूरल में हुआ है, जो कि ये सिंगुलर में होना चाहिए, अर्थात द ऑनर एंड द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। इसके बाद अब आपको देखना है कि सिंगुलर वर्ब कहाँ पर यूज हुआ है। द ऑनर एंड द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री हैज़ कम हियर, आर कम हियर, हैव कम हियर, इज कम हियर। ये आपके पास 4 ऑप्शंस मिलते हैं। उन 4 ऑप्शंस में से आपको देखने हैं सही ऑप्शन कहाँ पे है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप यहाँ ध्यान दें, ये हैज़ के साथ आया है, अर्थात इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये सिंगुलर वर्ब है, चूँकि ऑनर एंड मैनेजर दोनों एक ही व्यक्ति है, अर्थात उसके साथ हैज़ का यूज होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर नो द फैक्ट। यहाँ ध्यान दें आप, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को यदि आप ध्यान देंगे तो आपको हमने चर्चा की थी कि बिसाइड्स के पहले जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमें सब वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, अर्थात नो वन के लिए यहाँ पे नो का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि रॉन्ग है, चूँकि नो वन को सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, नो वन बिसाइड्स योर ब्रदर नोज द फैक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, अर्थात क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन शुड नॉट एब्यूज हिज ब्रदर, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। आपको बताना है कि इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है, मिस्टेक कहाँ पे है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर का यूज हुआ है, जबकि वन के साथ वंस का यूज होना चाहिए, अर्थात ये ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी में ही मिस्टेक की गई है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल। अब आप यहाँ ध्यान दें, प्रेफर के बाद कभी भी देन का इस्तेमाल नहीं होता, उसके बाद टू का इस्तेमाल होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ। यहाँ आप ध्यान दें, आपको बताना है विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में एरर किस सेंटेंस में है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब कभी भी इस तरह की सेंटेंस आती है तो यहाँ पे स्पीक और ट्रूथ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, स्पीक द ट्रूथ का इस्तेमाल होना चाहिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी ही आपका रॉन्ग ऑप्शन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे इस वीडियो तक लास्ट तक देखा। थैंक यू सो मच।